नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DRS चैनल पर। तो जैसा कि कल कुछ प्रश्नों को बताया गया था और आज फिर कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो इसका उत्तर होगा 3, यानी ऑप्शन सी सही होगा 8। जैसे अब देखते हैं कैसे किस प्रकार से। तो मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। तो सूर्य के बगल में ये एक बुध हो गया, शुक्र हो गया, इसके बाद पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से इधर टोटल हमारा हो गया 4, इधर 4 हो गया और जो 4 इधर, तो टोटल 8 ग्रहों की संख्या है। ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जब चक्कर लगाएंगे तो सूर्य केंद्र में हो जाएगा। इस प्रकार से जब घूमेंगे तो सूर्य केंद्र में हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का है कामागाटामारू क्या है। तो कामागाटामारू क्या है, तो यह एक जहाज़ का नाम है। कामागाटामारू एक जहाज़ है जो कि 1914 में जापान का जहाज़ है, कलकत्ता से गया था कनाडा, और कनाडा सरकार के द्वारा वहाँ पर रोक लिया गया, उतरने नहीं दिया गया। फिर आए तो कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर अंग्रेज़ों से गोलीबारी हुआ और इसमें कई लोग घायल हो गए, मर गए, तथा कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना करने वाले विंस्टन चर्चिल ये नहीं होगा, इन्होंने तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। रैमजे मैकडोनाल्ड यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कहे, तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी। तो ये भी नहीं रहे, यानी गदर पार्टी की स्थापना करने वाले ऑप्शन सी यानी 3 सही है, लाला हरदयाल सिंह थे और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सौरमंडल का केंद्र कौन है। तो जैसा कि अभी बताए हैं कि सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जब किसी के चारों ओर आप घूमेंगे तो वो बीच में हो जाएगा। यानी इस प्रकार से अगर मान लीजिए हमारा सूर्य है और इधर से जब चक्कर लगाया जाएगा तो ये बीच में हो जाएगा, ये बीच में हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य। इसका सही उत्तर होगा सूर्य, ऑप्शन 4 वाला सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का है कि चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था। तो सबसे पहले जानेंगे चटगांव का है। तो चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है इस समय। इसको लूटने वाले थे सूर्यसेन, यानी ऑप्शन जो ए है ये 2 वाला सही है, सूर्यसेन। यानी सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन इसका 2 सही होगा। और जो इसमें सचिन सान्याल हैं, इन्होंने 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के आरोप में क्या कर दिया गया, तो इनको फांसी दे दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी के छोटे नमूने का उपयोग किया जाता है, यानी जो गोल गोलाई में रहता है पृथ्वी का ऐसा गोलाकार नमूना क्या कहलाता है। तो गोल गोलाई में जो रहता है उसको ग्लोब कहते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे ऑफिसेज वगैरह रखा रहता है ऑफिसों में। इसके बाद पैंजिया कौन है। तो जब हमारी धरती बनी थी, यानी धरती जब इस तरह से बनी थी, धरती चूँकि गोल थी, गोल यानी जियोड आकार वाली, तो जब इसका निर्माण हुआ था इसके बीच में स्थल भाग था, एक बहुत बड़ा स्थल था और इसके किनारे किनारे ये पानी था। तो पानी वाले को पैंथलासा तथा स्थल वाले को पैंजिया कहा गया। तो ये जो बीच वाला ये भाग है इसको पैंजिया कहा गया और पैंथलासा ये जो किनारे वाला है पानी, ये बिंदु बिंदु पानी है। इसके बाद अंडाकार पृथ्वी का आकार नहीं है। तो ऑप्शन इसका हमारा 1 सही होगा, यानी उसे ग्लोब कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसार में कितने महासागर हैं। तो संसार में महासागर देखने से पहले हम यहाँ धरती को बना देते हैं, यानी इस प्रकार से ये हमारी हो गई धरती।
ये धरती हो गई। अब धरती में देखेंगे इधर इस साइड में हमारा है प्रशांत महासागर दोनों तरफ, यानी जो मैप है तो मैप पर प्रशांत महासागर हो गया। इसके बाद ऊपर ऊपर आर्कटिक हो गया। इसके बगल में यस आकार वाला एटलांटिक हो गया। यहाँ पर भारत से नीचे हिंद महासागर हो गया। और सबसे नीचे वाले भाग में सदर्न महासागर, यानी इसको अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। तो इधर मिला करके एक ये दोनों हो गया, फिर ऊपर एक 3 2, इसके बाद 3 4 5, यानी टोटल इसका सही उत्तर होगा हमारा 5, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। 5 महासागर हैं टोटल। इसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, संसार में कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीप जानने के लिए देखते हैं कि महाद्वीप कितने हैं इस दुनिया में, कितने महाद्वीप हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, महाद्वीपों की संख्या को। ये महाद्वीपों की संख्या देखने के लिए हम लोग देखेंगे, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, इसके बगल में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया के बगल में यूरोप हो गया, और इधर अंटार्कटिका हो गया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे ओसेनिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हमारा लेके 7, यानी टोटल महाद्वीपों की संख्या अगर देखा जाएगा तो टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है, क्या बोल रहा है। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो बोल रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक को कब लिखा गया था? तो हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा गया था 1909 में गांधी जी के द्वारा, यानी यह गांधी जी की पुस्तक है। और 1906 में तो मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, जो कि 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग किया। 1915 में गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, और 1915 में आकर के गांधी जी कोचरब आश्रम की स्थापना किए, जिसे 1917 में साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग का होगा, कौन ऑप्शन होगा, कब लिखा गया था? तो इसका उत्तर होगा 1909, यानी ऑप्शन 2 वाला सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अधातु से अम्लीय होते हैं, अ से अम्लीय, तो इसका सही उत्तर होगा अम्लीय। अगर कहेगा धातु के ऑक्साइड तो धातु का मतलब लोहा, जब लोहा ऑक्साइड से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वो क्षारीय रहेगा, यानी धातु का क्षारीय होगा, धातु का अम्लीय होगा। और उभयधर्मी कुछ का होता है, जैसे PbO हो गया तो उसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, धातु या अधातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? यानी जब धातु से या अधातु से अभिक्रिया बनता है, तो अगर धातु का धातु में मिश्रण कर देंगे, चाहे धातु का अधातु में मिश्रण करेंगे, तो मिश्र धातु का निर्माण होगा, यानी इसका ऑप्शन जो हमारा डी है वो सही होगा, ऑप्शन 4। यानी जब धातु से अभिक्रिया करेगी, चाहे धातु अधातु से अभिक्रिया करेगी, तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न, ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जो ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे, रेखा 2 होती है, एक लेटी हुई रहती है इस तरह से, इसको लेटीट्यूड कहते हैं, और एक तो लंबी रहती है तो इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लॉन्ग वाली को देशांतर कहते हैं, और जो लेटी है इसको अक्षांश कहते हैं। तो ये हमारा अक्षांश हो गया। और इसके बाद ये जो खड़ी है इसको देशांतर कहेंगे। तो जो लंदन से होकर गुजरती है उसको 0 डिग्री देशांतर, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही है, देशांतर कहते हैं। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जैसे कि ये हमारा मान लीजिए कि अर्थ हो गया, तो इसके जो बीच में रहती है, इसको बीच में रहती है तो इसको विषुवत रेखा कहते हैं।
और इसके कपारे पर रहती है कर्क रेखा और इसके नीचे रहती है मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा हो गई और नीचे वाली मकर रेखा हो गई, और ये जो बीच वाली है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखने से पहले कर्क रेखा से ऊपर एक और रेखा रहती है जिसको आर्कटिक कहते हैं, और इसके नीचे एक रहती है जिसको अंटार्कटिक कहते हैं, आर्कटिक अंटार्कटिक। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि ओशिनिया महाद्वीप के देशों के नाम निम्नलिखित हैं। तो ये प्रश्न नहीं, ये डायरेक्ट उत्तर है, इसको देख लेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ओशिनिया महाद्वीप को कोई याद ही नहीं करता, सब लोग केवल ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। तो ओशिनिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है। चूँकि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा तथा प्रभावशाली देश ऑस्ट्रेलिया है, इसी वजह से इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, जो इस महाद्वीप के 86% भाग पर फैला हुआ है। तो आपने तो ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फिजी, इसके बाद सोलोमन द्वीप, वानुआतू, समोआ, किरिबाती, टोंगा, इसके बाद माइक्रोनेशिया, पलाऊ, मार्शल द्वीप, तुवालू, नौरू, ये सब हैं ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया महाद्वीप के देश हैं। इनको याद कर लेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट जो देश है उसका नाम है नौरू। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? कार्ल मार्क्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि र सब में है तो जर्मनी इसका आंसर सही होगा, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसके बाद ये जो देश हैं, ये सब देश जो हैं ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई करने वाले देश हैं, जिनमें जर्मनी सबसे मुख्य है। ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब के सब मतलब क्या बोला जाता है इनको, धुरी राष्ट्र हैं। जर्मनी, इटली, जापान, ये सब धुरी राष्ट्र हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दास कैपिटल को किसने लिखा है। तो दास कैपिटल को लिखने वाले कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, और ये जो कार्ल मार्क्स थे ये साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। इसके बाद सुकरात का जन्म एथेंस में यूनान में हुआ, ये भद्दी नस्ल वाले दिखने में लगते थे। मार्टिन लूथर किंग अफ्रीका के। इसके बाद गांधी जी तो अपने हिंदुस्तान के हैं ही। इसके बाद इसका सही उत्तर होगा हमारा कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन सेकंड वाला। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, ग्रिड क्या है? तो जैसा कि अभी हम आप लोग को बताए हैं, क्या बताए हैं उसको देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ में हम बताए थे कि एक लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड रहती है और एक रहती है लेटी लेटी, इस तरह से। तो इन दोनों के कटान बिंदु पर ये जो चौकोर आकृति दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं ग्रिड। यानी ग्रिड से देशों की स्थिति का पता किया जाता है कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो ग्रिड क्या है? तो ये यही ग्रिड है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की प्रमाणिक देशांतर रेखा है जो निम्नलिखित स्थानों से गुजरती है। किस स्थान से गुजरती है? तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान गड़बड़ा गया। एक बार फिर से देखेंगे, ये मान लीजिए अपना भारत है, तो भारत से ये इधर, यानी भारत को जब यहाँ से काटेंगे तो ये बीच हो गया, और इसके इधर जो राइट हैंड है यानी दाहिना, ये हमारा पूरब रहता है, जो लेफ्ट वाला है ये पश्चिम रहता है। तो पूरब यानी यहाँ से एक जगह यहाँ पड़ती है और एक जगह यहाँ है। तो यहाँ जो हमारा है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, और यहाँ जो है चेन्नई। तो दो प्रमुख शहरों यानी प्रयागराज तथा चेन्नई से होकर के भारत की प्रमाणिक देशांतर रेखा गुजरती है। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा, यानी 3 वाला सी।
इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है। तो भारत को लगभग 2 भागों में बांटने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो कपारे पर से जाती है। और यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो चलिए देखते हैं। इसका सबसे बढ़िया ट्रिक है गरम चीज़ बदतमीज, यानी इसका आंसर होगा 8। अब कैसे देखेंगे इसको कैसे, गरम, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 हो गया। इसके बाद चीज नहीं छीज ह, छी आज ह, 6 से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, 3 2 5, ऐसो बदतमीज, 1 बदतमीज हो गया। ब से बंगाल, त से त्रिपुरा, मिज से मिजोरम। तो इस प्रकार से जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये इस प्रकार से अगर याद करेंगे तो क्रम भी याद रहेगा, भूलेगा नहीं। इसका ट्रिक है गरम छीज बदतमीज, ब से बंगाल, त से त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है, प्रश्न नहीं नोट है, इसको याद करेंगे कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो ऐसा भूखंड यानी भूमि का ऐसा भाग जो शेष महाद्वीप से अलग विशेष लक्षण वाला हो, यानी उसकी अपनी अलग पहचान हो, तो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे भारत हमारा है तो इसका भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ा है, तो इस प्रकार से इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न, सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, यह सिद्धांत किसने दिया था। तो यह सिद्धांत देने वाला था, किसने दिया, तो कोपरनिकस ने दिया था, यानी इस सिद्धांत को देने वाले कोपरनिकस थे। इसके बाद वास्को डी गामा, इसने भारत की खोज किया। आइंस्टीन ने कहा था गांधी जी के बारे में कि 100-200 साल में भारत के लोग भुला जाएंगे कि भारत में इतना बढ़िया आदमी थे। गैलीलियो जड़त्व का नियम। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्लोब के गोले का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। तो सबसे पहले जानेंगे ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब, जैसा कि अभी बताएं कि एक गोलाकार आकार होता है जिस पर पृथ्वी को बनाया, यानी देश के महाद्वीप के देशों को बनाया गया रहता है, तो ये ग्लोब हो गया। अब इसके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे इसका एक ये केंद्र यानी बीच वाला हो गया, तो इसको बीच में विषुवत रेखा बोलते हैं। या हमारी ये भूमि है और भूमि के मध्य वाला है ये लाइन, तो इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, चाहे इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। यह 0 डिग्री पर होता है, तो 0 डिग्री इसको अक्षांश भी बोल सकते हैं, क्योंकि अक्षांश का मतलब ये लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो देशांतर होता है। तो जो हमारा ऊपर रहता है इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और जो नीचे रहता है इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया तथा दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा, हमारा ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी 3 वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, कि पृथ्वी को अक्सर कौन सा ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को ग्रह कहने से पहले सबसे हम लोग अपने ऊपर देखेंगे, और जब ऊपर देखेंगे तो हमारे ऊपर आसमान दिखाई देता है और आसमान का रंग नीला है। और ये जो धरती है, इस धरती का जो अधिकांश भाग है इस सब का सब जल से, यानी इस प्रकार से देख सकते हैं, तो अधिकांश यानी 70-71% भाग जल से ही घिरा हुआ है, 71%। और जब ऊपर से सूर्य से नीला वाला प्रकाश का प्रकीर्णन हो करके धरती पर गिरता है तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। तो इसी वजह से धरती को यानी पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसका ऑप्शन होगा 2 वाला सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न नहीं है, तो ये रहे हमारे आज के इतने प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो मत पढ़िए, तो कहाँ से समझ में आएंगे।
अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और इस प्रकार से देखिए ये सब प्रश्नों को बनाया गया था और देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो इनको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।